हेलो एवरीवन, मैं हृदय और इस वीडियो पे अपने डिस्कस करेंगे कंपार्टमेंटल मॉडल की सेकंड एग्जाम्पल जिसका नाम है लेक पोल्यूशन मॉडल। अपने लास्ट वीडियो पे हमने एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल को समझ लिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं आए। सो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलिए ब्लैक बोर्ड की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक पोल्यूशन मॉडल पे सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि कोई लेक या कोई रिवर पोल्यूट किस तरीके से होता है। ठीक है, और उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फिगर दिखाना चाहूँगा आपको। ये फिगर में डियर स्टूडेंट्स, ये लेक का ही एक फिगर है और आप देख सकते हो यहाँ पर तीन ठो पाइप कनेक्टेड हैं जिसमें से पहले पाइप से ब्लैक वाटर लेक में मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे इमेजिन करिए कि ये जो पाइप है शहर का कोई मेन ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकता है या फिर किसी फैक्ट्री के साथ कनेक्टेड रह सकता है। ओके, इन शॉर्ट अपने ये बोल रहे हैं कि ये जो पाइप है इस पाइप के जरिए शहर का जितना भी पोल्यूटेड वाटर आ रहा है वो इस लेक में आके मिल रहा है। ओके, अब लेक का दूसरे हिस्से से एक और पाइप बाहर की तरफ गया है। ठीक है ना, और ये पाइप से लेक का वाटर बाहर जा रहा है और बाहर जाके कोई सी में वो मिल जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि कंटिन्यूसली पोल्यूटेड वाटर सिटी से लेक में मिल रहा है और फिर लेक का वाटर बाहर जा रहा है। तो उस ड्यूरेशन में लेक का वाटर किस हिसाब से पोल्यूट हो रहा है या फिर कितना तेजी के साथ पोल्यूट हो रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि लेक के अंदर में पोल्यूटेंट का जो अमाउंट है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, और उसको समझने के लिए ये लेक पोल्यूशन को एज ए कंपार्टमेंटल मॉडल अपने देखेंगे और उसको स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका मैं आपको कंपार्टमेंटल मॉडल बना देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर ये कंपार्टमेंट बनाया, कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, मास ऑफ पोल्यूटेंट। ओके, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ मास इनफ्लो, जो भी पोल्यूटेंट अंदर आया, और यहाँ से मैं डायरेक्शन दे देता हूँ मास आउटफ्लो, जो भी पोल्यूटेंट लेक से बाहर की तरफ गया। ओके, और ये हो गया एक कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट ये हो गया कंपार्टमेंट और ये पूरा हो गया कंपार्टमेंटल डायग्राम। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस लॉ के जरिए वार्ड इक्वेशन लिखना होगा। ओके, हमने बैलेंस लॉ लास्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, अब मैं कुछ टर्म यहाँ पर डिनोट करता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी का मतलब होगा अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट in the lake at any time t, x of t। ओके, उसके बाद यहां पर लिखेंगे v, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लेक, जो कि कांस्टेंट है। उसके बाद एक नाम लिखेंगे v1। v1 का मतलब हो गया कि अब यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं जितना अमाउंट ऑफ वाटर इन कर रहा है उतना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर भी जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो लेक है, जो कंपार्टमेंट है, उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। सो पहले मैं लिखूंगा v1। v1 का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ water inflow, and that is also equals to amount of water outflow। ओके, अब यहां से अगर मैं बैलेंस लॉ के द्वारा वार्ड इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं, वो क्या कहता है कि द रेट चेंज ऑफ पोल्यूटेंट इन लेक, यहां पर लिखेंगे वर्ड इक्वेशन
तो क्या होगा, दैट इज रेट चेंज ऑफ पोल्यूटेंट, दैट इज dx बाय dt, है ना। तो dx बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इन, कि कितना अंदर आया और कितना बाहर गया, मास आउट। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कि कोई टाइम पे, मान लीजिए t टाइम के ड्यूरेशन पे 100 यूनिट पोल्यूटेंट अंदर आया पानी के, ठीक है, और 90 यूनिट पोल्यूटेंट उसी टाइम पे ही बाहर चला गया। तो अपने समझेंगे कि टी टाइम पे लेक में 10 यूनिट पोल्यूटेंट बढ़ गया, क्योंकि 100 आया 90 बाहर गया। ठीक उसी तरह तो यहाँ पर dx बाई डी टी रेट चेंज इज इक्वल टू मास इन माइनस मास आउट। ओके, अब ये जो मास इन है, इस मास में अपने क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पोल्यूटेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा था कि अमाउंट V1 का मतलब क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ वाटर इन फ्लो। ये V1 क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर से अंदर आया। हमें क्या स्टडी करना है कि जो वाटर अंदर आया उसमें कितना अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ और एक चीज डिफाइन करूंगा, लेट सी इन बी द concentration of inflow water, सी इन बी द concentration of inflow water। concentration का मतलब ये हो गया जित V1 वॉल्यूम में कितना पोल्यूटेंट है। मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, ऐसे लिखेंगे, अगर V1 वॉल्यूम पे मान लीजिए P पोल्यूटेंट है तो 1 वॉल्यूम पे कितना पोल्यूटेंट होगा, तो क्या लिखेंगे P बाय V1, और इस चीज को बोलेंगे कंसेंट्रेशन इन। ओके, यानी पर यूनिट वॉल्यूम कितना पोल्यूटेंट है उसको बोलेंगे कंसेंट्रेशन। ओके, ये हो गया सी इन विद द कंसेंट्रेशन ऑफ इनफ्लो वाटर। और उसके बाद जो वाटर बाहर जा रहा है वो कहां से जा रहा है, देखिए यहां से बाहर से पानी अंदर आया और यहां से अंदर से पानी बाहर जा रहा है। तो हमें एक और टर्म डिफाइन करना पड़ेगा लेक का कंसेंट्रेशन के लिए, तो उसको मैं डिनोट करूंगा सी बी द कंसेंट्रेशन ऑफ लेक। ओके, नाउ मास इन का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट इन, कितना पोल्यूटेंट बाहर से अंदर आया। तो इनफ्लो वाटर का कंसेंट्रेशन कितना है, सी इन, और उसकी जो वॉल्यूम है वो कितना है, V1। तो मास इन का हो गया सी इन इंटू V1। उसी तरह अगर मैं बात करूं मास आउट की, और हम पहले ही बोल चुके हैं कि जितना पानी बाहर से अंदर आ रहा है उतना ही पानी अंदर से बाहर जा रहा है, और अंदर वाला वाटर का कंसंट्रेशन कितना था, C था, और बाहर कितना अमाउंट ऑफ वाटर गया, V1। तो मास आउट हो जाएगा कितना, CV1। ओके, नाउ X क्या है, X ऊपर में लिख चुके हैं अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट एट एनी टाइम T, ठीक है। तो ये किसका अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट इन द लेक एट एनी टाइम T। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, लेक का वॉल्यूम कितना है V, और लेक का कॉन्सेंट्रेशन कितना है C। तो X इज इक्वल टू C इंटू V अपने लिख सकते हैं। अब ये तीनों चीज को अपने इस वाले एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देंगे। तो कैसे दिखेगा ये, d बाई डी टी ऑफ सी भी इज इक्वल टू सी इन V1 माइनस सी V1, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, सो V तो कांस्टेंट है तो इधर आ जाएगा डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू सी इन V1 माइनस सी V1। ओके, सो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं डी सी बाई डी टी, यहाँ से मैं V1 कॉमन ले सकता हूँ, V1 बाई V, सी इन माइनस सी। और यहाँ पर एक इनिशियल कंडीशन अपने डिफाइन कर सकते हैं, सपोज
एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियल स्टेज पे जो कंसंट्रेशन ऑफ लेक था दैट इज सी नॉट, ये अपने डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमने बनाया, ये क्या बनाया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द पोल्यूटेंट इन लेक, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया। अब हमें उसकी सॉल्यूशन को समझना होगा, ठीक है। अब इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता होगा। सो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। डी सी बाय डी टी इज इक्वल्स टू वी वन बाय वी ब्रैकेट सी इन माइनस सी, और वेयर इज सी ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी नॉट। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, डी सी बाय सी इन माइनस सी, ओके, इज इक्वल्स टू वी वन बाय वी डी टी, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एल एन सी इन माइनस सी इज इक्वल्स टू वी वन बाय वी टी। ओके, अब ये माइनस को, अच्छा यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। सपोज कांस्टेंट को मैं लिख देता हूँ प्लस के, माइनस उस तरफ चल जाएगा, सी इन माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस वी वन बाय वी टी माइनस के, सो व्हाट, सी इन माइनस सी इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस वी वन बाय वी टी इंटू ई की पावर माइनस के। ओके, और हमें जानना क्या है, हमें c का वैल्यू जानना है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सपोज इसको ऐसे लिखते हैं, c इन माइनस सी इज इक्वल्स टू ई की पावर जो माइनस के है उसके बदले कोई दूसरा कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। सपोज मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर p, ओके, p इंटू ई की पावर माइनस वी वन बाय वी टी हो गया। अब यहाँ से c इन माइनस सी, क्योंकि जो कंसंट्रेशन बाहर से आ रहा है उसका ज़्यादा है और लेग का कंसंट्रेशन सपोज कम है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, c इन माइनस सी इज इक्वल्स टू पी ई की पावर माइनस वी वन बाई वी टी। सो यहाँ पर c ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इन माइनस पी ई की पावर माइनस वी वन बाई वी टी। तो यहाँ पर हमने concentration of pollution inside the lake at any time t का एक्सप्रेशन निकाल दिया है। अभी क्या करना है, जो p हमने यूज किया है उसको, जो इनिशियल वैल्यू दिए रखा है हमें उसके साथ, मतलब उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा इफ t इक्वल टू जीरो, देन अगर t जीरो होता है तो c ऑफ t कितना हो जाएगा, c ऑफ t हो जाएगा c नॉट। तो यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, तो c नॉट इज इक्वल टू c इन माइनस p के बदले क्या लिखेंगे, p लिखेंगे यहाँ पर e की पावर जीरो। सो यहाँ पर अपने को मिल जाता है p इज इक्वल टू c इन माइनस c नॉट। तो हमारा नया वाला एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार दिखेगा, c ऑफ t इज इक्वल टू c इन माइनस c नॉट इंटू e की पावर माइनस वी वन बाय वी टी, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन of concentration of pollutant at any time t, expression for concentration of pollutant at any time t।
सो डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो देख लिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।